इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रूस में समाजवाद। हम लोग ऊपर यूरोप के बारे में, फ्रांस के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको हमको पढ़ना है समाजवाद के बारे में कि रूस में कैसा था। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी थी वो गैर कानूनी थी, कानून से नहीं चलते। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में वहां पर एक उन लोगों का डेमोक्रेटिक पार्टी बना जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसको बोलते थे रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया था। किस पार्टी का? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसको बोलते हैं रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। केवल ये लेबरों के लिए ही बनाया गया था, मजदूरों के लिए इसका गठन किया गया। सरकारी आतंक जो उस समय हुआ था, उसके कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। गैर कानूनी रूप में काम वो लोग किए। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 1898 में अखबार उस समय भी छपता था, अखबार बाद में भी छपता था। सबकी प्रक्रिया अलग अलग थी, लेकिन छपाई तो थी। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान, जितने भी रूसी किसान हैं, जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उसे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग थे। केवल समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए ही सोचने वाले लोग थे। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में जितने भी मजदूर हैं, मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगी। तो रूस में मजदूर नहीं, किसान ही मुख्य शक्ति बन सकती है क्रांति लाने के लिए। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बनेगा और बाकी दुनिया लड़ते रह जाए तब तक रूस समाजवादी बन जाएगा, अगर वहां के किसान चाह दिए तो। 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। कहां पे? रूस के बाकी इलाकों में जो गांव एरिया था, ग्रामीण इलाका, वहां पे समाजवादी काफी सक्रिय थे, तो वहां पर किसान ही थे। सन 1990 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया, जिसको बोलते थे समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए, केवल किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाले जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। यही मांग थी कि जितने भी वहां पे जमींदार हैं, जितने भी कस्बे हैं, सामंत हैं, नवाब हैं, उन सारों की जमीन, सबका जमीन छीनकर लेकर किसानों में बराबर बांट दिए जाए। किसानों के सवाल पर, एक के सवाल पर नहीं, किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक, जिसको सोशल डेमोक्रेट्स, खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। और जो सामाजिक लोकतंत्रवादी था और जो लोग थे, वे इस खेमे से संतुष्ट नहीं थे। लेनिन का मानना था कि, लेनिन एक किसी आदमी का नाम था वहां पे, तो लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, किसान एकजुट नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। केवल उन लोगों का काम था नौकरों से खेती करवाना। इन आपसी विरोध के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सके थे और यही विचारधारा, यही भेदभाव था उनके अंदर में। इसी वजह से वो उस आंदोलन के हिस्सा नहीं बन पाए और उसमें भागीदारी नहीं उनको मिली। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे और फिर व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक खेमे के मुखिया, सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या
वह स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो ये व्लादिमीर लेनिन थे, ये चाहते थे कि राजा शासित जो अभी प्रदेश रूस चल रहा है उससे छुटकारा मिले। दमनकारी, क्योंकि राजा राजतंत्र तो भी खत्म करना चाहता था। दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत, जो हमारा पार्टी है वो पूरा एकदम अनुशासित हो, किसी किसी चीज का अनुशासन नहीं, रोक टोक नहीं, ठीक है। और अपने सदस्यता, जितने भी उनके सदस्य थे उन सब पर नियंत्रण पूरा होना चाहिए। बस एक दूसरा खेमा भी था, जिसका राजा था, जिसका मुखिया था मेंशेविक। ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, सदस्यता सबको दी जानी चाहिए, बस ये मानता था। 2.4 उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। उस समय रूस एकदम निरंकुश राजशाही था, क्योंकि राजतंत्र था, राजा का मन जिस तरह चलाए। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई, और जितने भी उदारवादी थे वहां के नेता, लीडर, मुखिया, वो सब बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे मुहिम चलाया और लोगों को जागरूक बनाया। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और सामाजिक क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी कम काम किया। किसके लिए? संविधान बनाने के लिए हर जगह पर काम किया। सोशल डेमोक्रेटिक के रूप में, मतलब लोगों के लिए काम करना, समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ भी और किसान मजदूरों के साथ भी मिलकर बहुत ज्यादा काम किया कि सीखने को मिलेगा। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों, जितने भी राष्ट्रवादियों थे, जैसे पोलैंड में, और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक, जिसको बोलते थे जदीदियों, मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन करते थे। मुस्लिम बहुल इलाकों मतलब मुस्लिम के इलाके, उनके लिए भी समर्थन करते थे। आधुनिकीकरण, मुस्लिम का आधुनिकीकरण करने के लिए भी वो लोग कहते थे। जहां पोलैंड में, मुसलमान देश में मुसलमान को और पोलैंड में पोलैंड वासियों को। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा, और जितने भी रूसी मजदूर थे 1904 में उन लोगों का बहुत खस्ता हाल था। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। जो उनका वेतन मिलता था, पेमेंट मिलता था, उसमें 20% तक गिरावट हो गई। 20% घट गया। उसी समय मजदूर संगठन की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये गठित कौन सा था? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा, लेबरों की एक सभा थी, मजदूरों की एक सभा थी। उनके 4 सदस्यों को प्यूतिलो आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। इनको उनकी नौकरी से हटा दिया गया। उनके जितने भी सदस्य थे प्यूतिलो आयरन, उनको नौकरी से क्यों हटाया गया? मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और वो लोग 4 सदस्यों को निकाला। कौन निकाला 4 सदस्यों को? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। असेंबली ने क्या किया? एक तो गठन हुआ था उसी समय, उसके बाद से 4 सदस्यों को, वर्कर्स के 4 सदस्यों को निकाल दिया गया। किसके? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। अब उनको निकालने के बाद वहीं के आस पड़ोस, जिसको बोलते थे सेंट पीटर्सबर्ग, उनके भी मजदूर जितने भी थे वो एकदम आग बबूला हो गए। और वो भी 1,10,000 मजदूर मिलकर
समय घटाने, वेतन बढ़ाने, समय के पाली को कम करने, ठीक है, कार्य स्थिति में सुधार लाने के मांग के लिए हड़ताल पर अड़ गए। भैया हम तो चाहिए, अब हम नहीं पलटने वाले, हमको चाहिए तो चाहिए, ऐसे मांग के लिए वो लोग आगे बढ़ गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जो बनाया गया विंटर पैलेस, जो राजा का महल था, ठीक है, उसके सामने पहुंचे तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और लाठीचार्ज चालू हो गया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। उस लाठीबाजी में जो भी हमला हुआ था उसमें, उस समय तो लाठी भाला बर्छी ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, बंदूक नहीं थे उस समय। लेकिन 1905 में बंदूक की तो इस्तेमाल की जाती थी, ऐसा कोई बात नहीं था। उस समय बंदूक भी था, तोप भी था, गोला भी था, एकदम मारो। इसीलिए 100 मर गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। जितने भी विश्वविद्यालय थे सबको बंद कर दिया गया। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। उस समय क्या था? यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना उस समय हुआ था संविधान को रचने के लिए, संविधान बनाने के लिए। ये देखो क्रियाकलाप। रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी, क्रांतिकारियों की क्या मांगे थी, इसके बारे में आप अपने सहूलियत से, अपने तरफ से कुछ लिखो कि सीखने को मिले, शब्द को इकट्ठा करने को मिले। नए शब्द: निरंकुश राजशाही, राजा का बिना रोक टोक शासन, फिर से जदीदी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, वैश्विक वेतन। यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती है। ये सब नए शब्द हैं, याद करने चाहिए। इसको बोलते थे शब्दार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं समरी। हम लोग को स्कूल में बहुत याद कराए जाते थे, लेकिन याद होता नहीं था, याद करने लायक भी नहीं था इसमें कुछ। वो याद करते तो आज हमको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, इसलिए मत करो। लेकिन हाँ, जरूरी जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि वो शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा सकता है। जैसे निरंकुश राजशाही, उसको रोक टोक का जरूरत नहीं है। अब मुस्लिम सुधारवादी को जदीदी बोलेंगे, और वैश्विक वेतन एक सामान्य वेतन। 1905 की क्रांति के दौरान राजा ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या डेउमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। जो उस समय जो राजा था रूस का, वो एक तरफ से संसद को बनाने के लिए असहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें, जितने भी थे ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। उस समय ट्रेड वाले भी सामने थे और फैक्ट्री वाले भी सामने थे, मतलब बनाने वाले और बेचने वाले, उन दोनों की जो भी संगठन था वो अस्तित्व में रहा था उस समय। 1905 के बाद ऐसे ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें, जितने भी यूनियन थे, कमेटी और यूनियन अधिकृत रूप से काम करने लगी। मतलब एकदम धराही से, एकदम समतल जगह नहीं, समझ लो आसानी से वो लोग काम करने लगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एकदम जब सोच ही लिया है गैर कानूनी है तो क्या टेंशन है, मरो चाहे जियो, काम तो करबे करेंगे। तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, इसीलिए वो एकदम अपना लक छुपा कर एकदम आसानी से काम करना चालू रखे थे। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई, और राजनीतिक गतिविधि जो थी उस पर भारी पाबंदी लगा दी गई, रोक टोक हो गया। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और
पुनर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। जो ड्यूमा बनाया गया था राजा के द्वारा संसद, एक को 75 दिनों में खत्म और दूसरे को 3 महीना के भीतर उसको खत्म कर दिया गया। वह किसी तरह की, क्योंकि उसका बनाया हुआ था, वो खत्म कर सकता है, वह किसी तरह की जवाबदेही या अपने सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाना चाहता और नहीं चाहता था कि लगे। उसने मतदान कानूनों के फेरबदल, जो मतदान क्या, लोकतंत्र को फेरबदल करके तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और जितने भी रूढ़िवादी नेता थे उनको भर डाला। एक उदारवादी, उसके पास एक कैथोलिक थे और रूढ़िवादी, तो इन दो सबको छोड़कर रूढ़िवादियों को उसने भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया और जितने भी उदारवादी थे, समाज सुधारक, समाजवादी और क्रांतिकारी, उन सबको वहां से बाहर निकाल दिया गया। भागो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें क्या करना तुम्हारी जरूरत लेकर, हमको नहीं करना है, नहीं रखना है, बस काम खत्म। तो ऐसे ही शासन उस समय भी चलते थे। आज भी वैसा ही कुछ स्थिति है, लेकिन कुछ ठीक है। आज तो राजतंत्र बहुत कम इलाकों में है। आज भी आप सिक्किम में चले जाओ तो वहां पर राजा मिलेंगे, वहां पर राजा का ही राज है आज भी, कोई छुपने वाली बात नहीं है। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी दिक्कत हो, चाहे इस बुक, इस चैप्टर, अध्याय जो पढ़ रहे हो उसमें कुछ भी दिक्कत हो, तो आप पार्ट बाय पार्ट लिख कर भेज सकते हैं कि इस पार्ट में हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो आपको विदिन 24 आवर के अंदर में आपको जवाब मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।